गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे, और मैथ्स के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर क्षेत्रमिति स्टार्ट की थी, यानी कि मेंसुरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में पढ़ते हुए हम कहाँ तक आ गए थे, यानी कि हमने लास्ट क्लास में क्षेत्रफल की इकाइयां पढ़ी थी, कि क्षेत्रफल की कुछ इकाइयां होती है और हमने उनका रूपांतरण पढ़ा था, यानी कि उनको एक यूनिट से कैसे दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हम एक बार जल्दी से आपको रिवाइज कराते हैं कि जो क्षेत्रफल की इकाइयां होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और मिलीमीटर स्क्वायर होती है। साथ में आपने एक यूनिट और पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं हेक्टेयर। आपने हेक्टेयर के बारे में पढ़ा था। चलिए सभी के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जब आप मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाते हो तो आप गुणा करते हो 10,000 से, यानी कि आप गुणा करते हो 10,000 से। और जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाते हो तो आप गुणा करते हो 100 से। इसी तरीके से जब आप उल्टे आते हो कि जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आते हो तो आप भाग करते हो 100 से, सॉरी 10,000 से। और जब आप मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में आते हो तो आप भाग करते हो 100 से। ठीक है। और हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो एक हेक्टेयर का मान होता है, कि जो एक हेक्टेयर का मान होता है वो कितना होता है हमारे पास में 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना होता है वो? 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर आप सभी को इतना याद हो गया है, रिवाइज हो गया है, तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करें जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। नैन्सी, ये चैप्टर नंबर आपका 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एनसीईआरटी से। पर हम उसको बहुत बेसिक बेसिक चीजों से स्टार्ट किया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या दिखाया जाएगा? आपको एक स्क्रीन पर एक पर्सन दिखाया गया है, रिकॉल टेस्ट। आप जानते हो रिकॉल टेस्ट को करना है। और आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, क्योंकि चैट सेक्शन बंद करने की वजह यह है कि आप सभी लोग क्या करें, जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में और रिकॉल टेस्ट को हल करें और पोल सेक्शन में उसका आंसर वोट करें। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, क्या चीज पूछी गई है कि यदि किन्हीं दो आकृतियों का क्षेत्रफल, यानी कि आपको दो आकृतियां दी गई है, दो फिगर दी गई है, उनमें से एक का क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना, 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरी आकृति का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 2 मीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है बताइए दोनों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल को अगर जोड़ दिया जाए तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है। तो जितना जल्दी आप हल करेंगे उतनी जल्दी हम आपको इसको समझाएंगे जल्दी से। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आपको दो आकृति दी गई है, और हाँ, आप ये भी समझिए जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जैसे ही पोल सेक्शन बंद करेंगे वैसे ही आपका चैट सेक्शन ऑन कर देंगे, ताकि जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो वो अपना जल्दी से कहाँ पर ऑप्शन भेज दें, चैट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन भेज दें। ठीक है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे और पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए आपको दो आकृतियों का क्षेत्रफल दिया गया है और पूछा गया है कि इन दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो आप सभी के पास में आखिरी 20 सेकंड है। सभी बच्चे क्या करें, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है। अब आपके पास में आखिरी 15 सेकंड है। जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। चलिए से बच्चे, और अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। सभी बच्चे अपना ऑप्शन भी याद रखना कि उन्होंने क्या ऑप्शन वोट किया था, ताकि जब हम समझाएं तो उनको पता लग जाए कि उनका गलत था या गलत सही था। ठीक है। अब आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है, तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि सर हमारी तरफ से सही ऑप्शन ये वाला है। जल्दी से, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। बच्चे, सिर्फ एक ही बच्चे ने चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजा है। ठीक है। बाकी बच्चे भी जल्दी से भेजिए।
चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए, आपको दो आकृतियों का क्षेत्रफल दिया गया है। आपने मान लिया कि एक आकृति का जो क्षेत्रफल है उसको हमने एरिया वन लिख दिया, और वो हमें दिया गया था 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया गया था वो हमें? 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरी आकृति का क्षेत्रफल हमने उसको एरिया टू मान लिया, वो हमें 2 मीटर स्क्वायर दिया गया था। और हमसे पूछा गया था आप दोनों के क्षेत्रफल का कुल बताइए कि योग कितना हो जाएगा। आप खुद बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर। अब आप हमें खुद बताइए कि कभी ऐसा हो सकता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर के साथ में जुड़ जाएगा? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब इनकी इकाइयां सेम होती है तभी जुड़ते हैं। जैसे कि कोई आपसे कहने लगे कि आपके पास में 2 रुपए, आपके पास में 50 पैसे हैं, जोड़कर बताओ कितने हो गए। आप ये तो नहीं कह सकते 50 + 2 कि 52 रुपए हो गए होंगे या 52 पैसे हो गए होंगे, दोनों ही गलत है। यानी कि इनका इकाई में सेम होना जरूरी है, कि पहले आप इनकी इकाई को सेम बनाओ, तभी आप इनको जोड़ सकते हो। तो आप पहले इनकी इकाई को सेम बनाओगे, यानी कि यहां तो लिखा हुआ है हमारे पास में कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ लिखा है मीटर स्क्वायर। तो पहले आप इन दोनों को एक इकाई के अंदर लेकर आओ, सेम इकाई के अंदर। हम जानते हैं ये रहा, एक होता है मीटर स्क्वायर, एक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर दोनों के अंदर लिखी हुई है। आप जानते हो कि जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आते हो तो आप 10,000 से भाग करते हो। क्या करते हो आप? 10,000 से भाग करते हो। तो आप एक काम करो, 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो आप क्या करोगे? आप 10,000 से भाग कर दोगे। क्या करोगे? 10,000 से भाग कर दोगे, पर किसको? सामने लिखी हुई संख्या को। यानी कि आपने 40,000 को भाग कर दिया, तो सभी जीरो आपस में कट गए, क्योंकि ऊपर भी 4 जीरो थे, नीचे भी 4 जीरो थे। तो आपके पास में आ गया 4 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 4 मीटर स्क्वायर। यानी कि आपने कह दिया सर जो क्षेत्रफल वन है वो तो हो गया 4 मीटर स्क्वायर, और जो क्षेत्रफल दो है वो हो गया 2 मीटर स्क्वायर। और आज जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। यानी कि आपका आंसर क्या है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या 6 मीटर स्क्वायर? आप कहोगे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सर, हमारा आंसर है 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मीटर में आया है। अब आप खुद देखो, कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएंगे, जैसे किसी बच्चे ने 40,000 दो टिक लगाया, यानी कि उसने अलग अलग क्या कर दिया, अलग अलग इकाइयों को जोड़ दिया। यानी कि 40,000 दो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक सेंटीमीटर स्क्वायर में और एक मीटर स्क्वायर में आप दो अलग अलग इकाइयों को नहीं जोड़ सकते। तीसरा ऑप्शन, सॉरी दूसरा ऑप्शन तो इसलिए भी हट गया कि अगर दो क्षेत्रफल हमारे पास में, अगर एक 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दोनों का योग कम तो नहीं हो सकता, यानी कि ज्यादा ही होगा। तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। यानी कि सही आंसर कितना हो गया? 6 मीटर स्क्वायर। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बोलिए कि सर हमें यहाँ पर डाउट है। सभी को समझ में आ गया है? नैन्सी, हाँ ठीक है, कशिश सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। नैन्सी, देखो अगर आपको समझ में नहीं आया ना बच्चे, तो आपको ये क्वेश्चन हम क्लास के लास्ट में समझाएंगे एक बार, ठीक है? नैन्सी को छोड़कर सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना? चलिए, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो अब हम आगे चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है आपके पास में? आज सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हैशटैग लिखेंगे, #3। नैन्सी, आप यहाँ से सारी चीजें कंटिन्यू करना बच्चे, पीछे की दो क्लास का हम आपको रिवाइज करा देंगे, ठीक है? तो आप #3 लिखेंगे। #3 का मतलब है कि आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, और तीसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे द्विविमीय आकृति, यानी कि हम पढ़ेंगे 2D शेप्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? 2D शेप्स के बारे में। तो सभी बच्चे आप जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लीजिए। देखो, आपको यहाँ पर एक लाइन दिखाई गई है, और यहाँ पर आपको एक इस तरीके का डब्बा दिखाया गया है, और यहाँ पर आपको एक ये चीज दिखाई गई है। क्या आप इन सभी चीजों के अंदर अंतर बता पाओगे? क्या आप इन सभी चीजों के अंदर अंतर बता पाओगे? हम एक और आकृति बना देते हैं यहाँ पर। देखिए, हम यहाँ पर एक ये आकृति बना देते हैं। अगर आप इन सभी आकृतियों को जानते हैं तो आप जल्दी से इनके अंदर अंतर बताने की कोशिश करना कि इनके अंदर क्या क्या अंतर है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे द्विविमीय आकृति यानी कि 2D शेप्स के बारे में। तो इन सभी के अंदर क्या क्या अंतर है आप सभी के बारे में जानिए। देखिए, ये सिर्फ आपको एक लकीर खींच के दिखाई गई है, यानी कि सिर्फ एक लाइन बनाकर दिखाई गई है, यानी कि सिर्फ इसकी एक विमा है, यानी कि इसके पास में इसकी लंबाई कह दो, क्योंकि जो भी चीज खींची जाती है आप उसकी लंबाई के बारे में बात करते हो। यानी कि इसकी कोई चौड़ाई नहीं है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक ही विमा है। तो इसको हम बोलेंगे 1D। क्या बोलेंगे इसको हम? 1
डी, किसके अंदर सिर्फ एक ही डायमेंशन है और वो है लेंथ, लंबाई। ठीक है। अगर हम इस आकृति को देखें, इस वाली आकृति को, तो इसकी कुछ लंबाई है, आप कहोगे हाँ सर इसकी कुछ लंबाई है। क्या इसकी कुछ चौड़ाई है? हाँ, आप कहोगे सर इसकी कुछ चौड़ाई भी है। यानी कि इसके अंदर कितनी विमाएं हैं? इसके अंदर दो विमाएं हैं। तो आप कह दोगे कि सर ये 2D आकृति है, यानी कि 2D फिगर है, क्योंकि इसके अंदर लंबाई भी है और इसके अंदर चौड़ाई भी है। अगर हम इस बक्से को देखें तो आप क्या कहोगे कि सर इसके अंदर लंबाई है, हाँ सर ये रही इसकी लंबाई। तो यानी कि आपने कह दिया इसके अंदर लंबाई है। क्या इसके अंदर चौड़ाई है? आप कहोगे हाँ सर ये रही इसकी चौड़ाई। क्या इसके अंदर ऊंचाई है? आप कहोगे हाँ सर इसके अंदर ऊंचाई भी है। तो आप कहोगे सर इसके अंदर तीन विमाएं हैं। आप इसको क्या कह दोगे? आप इसको 3D बोल दोगे। अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि 1D, यानी कि अगर आपने एक लाइन बनाई तो 1D कहलाएगी। अगर आपने दो चीजें बनाई, एक लंबाई एक चौड़ाई, तो वो 2D कहलाएगी। अगर आपने तीन चीजें बना दी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो 3D कहलाएगी। इतना अगर सभी को समझ में आ गया है तो आप जल्दी से एक बार वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि विमाएं क्या क्या होती है, यानी कि डायमेंशन क्या होती है। लंबाई हो सकती है, लंबाई के साथ चौड़ाई भी हो सकती है, लंबाई के साथ में चौड़ाई और ऊंचाई भी हो सकती है। तो सभी को समझ में आ गया है? वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास में 2D फिगर्स क्या होती है। ठीक है। देखिए, अगर आप 2D फिगर्स की आप परिभाषा को पढ़ोगे, यानी कि 2D फिगर की परिभाषा है, यानी कि आपको क्या दिया गया है, ये डेफिनेशन दी गई है। देखिए, एक समतल या कागज पर खींची जा सकने वाली आकृति, यानी कि या तो आप उसको धरती के ऊपर खींच सको, यानी कि आपके घर के अंदर फर्श है, तो आप चौक लेकर, मार्कर लेकर, या फिर आप पेंसिल के कलर लेकर अगर उस फर्श पे कुछ भी बना पा रहे हो, यानी कि अगर आप उस समतल पे कुछ भी बना पा रहे हो, अपनी दीवार पर कुछ बना पा रहे हो, या फिर आप कॉपी के कागज पर, किताब के कागज पर कुछ बना पा रहे हो, तो वो सभी आकृति आपकी क्या कहलाती है? वो सभी आपकी आकृति 2D शेप्स कहलाती है, क्योंकि उनके पास में लंबाई और चौड़ाई होती है। क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। अब एक बच्चा क्या करता है, उसने अपनी कॉपी के ऊपर व्रत बनाया। आप बताइए ये व्रत क्या है? बताइए, ये 2D है, ये 1D है, या ये 3D है? बताइए कि व्रत क्या है। सभी बच्चे ऑप्शन में भेजेंगे कि बताएंगे व्रत क्या है, 2D है, 1D है, या 3D है। बताइए सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से। आप 1 2 3 लिखकर भी भेज सकते हैं, हम समझ जाएंगे। एक बच्ची बोल रही है कि कुछ भी नहीं, यानी कि निशा ने तो कह दिया कि सर ये कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है ये कुछ भी ना हो? ये कुछ तो हो सकता है। ठीक है। नैन्सी कह रही है 1D है, और हमारे पास में एक और बच्ची है वो बोल रही है कि ये 3D है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। अभी तो आपको बताया, आप एक परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, इस परिभाषा पे आपने गौर नहीं फरमाया। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक समतल या कागज पर खींची जा सकने वाली आकृतियां जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है वो 2D शेप कहलाती है। जबकि हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, हमने तो ये कहा था कि समतल या कागज पर खींची जा सकने वाली आकृति, यही तो बोला था हमने। हमने तो लंबाई चौड़ाई नहीं बोला ना। आप खुद बताओ, हमने तो ये बोला था कि समतल या कागज पर खींची जाने वाली आकृति, यानी कि वो आकृति जिसे आप अपनी फर्श पे बना सको, दीवार पे बना सको, कागज पे बना सको, वो क्या कहलाएगा? 2D कहलाएगा। अब आप बताओ कि अगर आप घर में आंगन में, क्या आप व्रत नहीं बना सकते? बना सकते हो। यानी कि व्रत क्या कहलाएगा? 2D कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2D। अब ये 2D क्यों कहलाएगा? ये 2D इसलिए कहलाएगा कि आप इसको जिस कॉपी के कागज पर बना रहे हो, आप इसको जिस कॉपी के कागज पर बना रहे हो, या फिर आप इसको जिस दीवार पर बना रहे हो, या फिर आप इसको जिस धरती पर बना रहे हो, यानी कि उसका कुछ ऐसा शेप होगा कि नहीं होगा। यानी कि उसकी कुछ लेंथ होगी और उसकी कुछ ब्रेथ होगी। कॉपी के कागज की कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेथ होगी, और आपने कॉपी के कागज के ऊपर व्रत बना दिया। ये व्रत क्या कहलाएगा आपका? 2D कहलाएगा। अगर आप किसी दीवार पर, आप अपने घर की किसी दीवार पर इसको बना रहे हो, तो देखो आप दीवार की मोटाई से मतलब नहीं है कि दीवार कितनी मोटी है, सिर्फ आप दीवार की लंबाई को इस्तेमाल में ले रहे हो और आप दीवार की चौड़ाई को इस्तेमाल में ले रहे हो। आप दीवार की मोटाई को थोड़ी नहीं इस्तेमाल में ले रहे हो सकता है किसी की पतली दीवार हो सकता है किसी की मोटी दीवार हो सकता है कोई पर्दे के ऊपर ही बना रहा हो। तो आप वहां पर क्या बना रहे हो? यानी कि लंबाई और चौड़ाई को इस्तेमाल करके वृत्त बना रहे हो। यानी कि आपका क्या है? ये आपका 2D है कि नहीं है? आप जिस फर्श पर बैठे हो घर के आंगन में, उस फर्श की कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी। अब ये तो नहीं कह सकते सर हमारा फर्श गहरा है या हमारा फर्श मोटा है। यानी कि व्रत बनाते वक्त आप उसकी लंबाई को इस्तेमाल में ले रहे हो, आप उसकी चौड़ाई को इस्तेमाल में ले रहे हो। तो आप कह दोगे व्रत क्या है? आप कह दोगे व्रत सर 2D है।
अब आप बताओ, आपको समझ में आ गया ना 2D फिगर क्या होती है? यानी कि वो सभी आकृतियां जिन्हें आप अपनी कागज पर, समतल पर, जमीन पर, दीवार पर बना सकते हो, वो 2D आकृति कहलाती है। ठीक है। अब जैसे 2D आकृति में ये आपकी आकृति 2D आकृति है, ये वाली आपकी आकृति 2D आकृति है, ये वाली आपकी आकृति 2D आकृति है, क्योंकि आप इन्हें अपनी कॉपी के कागज पर बना सकते हो। और जब आप इन्हें अपनी कॉपी कॉपी के कागज पर बनाओगे, तो आप उस कागज की लेंथ को भी इस्तेमाल करोगे, लंबाई को, और आप उस कागज की चौड़ाई यानी कि ब्रेथ को भी इस्तेमाल करोगे। इसी तरीके से जब आप इसको बनाओगे, तब आप लेंथ और ब्रेथ इस्तेमाल करोगे, कागज की, दीवार की, फर्श की, कुछ भी, तो आप इसको भी 2D बोल दोगे। और इसी तरीके से ये क्या है, ये 3D भी है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यानी कि हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट 2D शेप्स होती है, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण द्विविमीय आकृति होती है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हो कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, वो आपका चैप्टर नंबर 7 है। त्रिभुज, आप त्रिभुजों के बारे में पढ़कर आए थे। आप जिस आकृति को यहाँ देख रहे हो, यानी कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। और चतुर्भुज आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था। और ये जो वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, ये भी 2D है, और ये आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था। यानी कि ये सभी आपके 9th क्लास के चैप्टर हैं, इसलिए ये कुछ महत्वपूर्ण आकृतियां हैं। ठीक है। यानी कि क्या है, कुछ महत्वपूर्ण 2D आकृतियां हैं। अब आप कहोगे सर षष्ठभुज, इसकी 6 भुजाएं भले ही है बच्चे, इसकी 6 भुजा भले ही है, लेकिन पर क्या आप इसको अपनी कॉपी के कागज पर नहीं बना सकते? आप कहोगे सर बना सकते हैं, ये बना तो हुआ है सामने। यानी कि आप क्या कह दोगे, ये भी 2D है। इतना सभी को समझ में आ गया है ना? अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करना कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए, अब आप हमें एक चीज बताइए। हम यहाँ पर कुछ आकृति बना के दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट हम आपको कुछ आकृतियां बनाकर दिखा रहे हैं। आप हमें बताना कि ये आकृतियां कैसी है, ये 2D है या ये 3D है। अब आप कहोगे कि सर ये वाली आकृतियां कैसी है? अगर ये आकृति 2D नहीं है, अगर ये आकृति 3D है, या ये 3D नहीं है 2D है, तो हम इन्हें बना कैसे पा रहे हैं? आप हमें बताइए कि ये आकृतियां कैसी हैं, ये आकृतियां कैसी हैं। यानी कि ये सभी आकृतियां 3D है। अगर ये सभी आकृतियां 3D है, तो हम इन्हें बना कैसे पा रहे हैं? फिर तो हम इनको कॉपी के कागज पर नहीं बना पाएंगे, ऐसा होगा ना? लेकिन पर हमने ये कहाँ कहा कि आप 3D आकृति को कॉपी के कागज पर नहीं बना सकते? यानी कि आपने 3D आकृतियां कॉपी के कागज पर बनाई है, लेकिन पर आपने इनको समझाने की कोशिश की है। देखो कि इसके अंदर ये लंबाई वाला पार्ट है, ये चौड़ाई वाला पार्ट है, और ये इसकी ऊंचाई वाला पार्ट है। क्योंकि अगर आप जिस कमरे में बैठे हो उसकी कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, तो इस कमरे की कुछ ऊंचाई भी है। अब बताओ जरा ऊंचाई को कहाँ बनाए? अब आप बताइए जरा ऊंचाई को कहाँ बनाए? यानी कि इस कमरे की, जिस कमरे में आप बैठे हो उसकी कुछ लंबाई है, इस कमरे की कुछ चौड़ाई है, जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे की कुछ ऊंचाई भी तो है, तभी तो आप उस कमरे के अंदर बैठे हुए हो। यानी कि अब ऊंचाई को बनाने की तो दिक्कत हो गई। या तो आप ऐसे बताओगे ऊंचाई है, यानी कि आप ऐसे तो नहीं बता सकते। यानी कि जब आपके पास में 3D डायमेंशन आ जाती है, जिसके अंदर आप हाइट के बारे में बताते हो, तो आपके पास में एक और चीज आ जाती है। यानी कि वो आकृतियां 3D आकृतियां कहलाती हैं, जिनके अंदर कुछ भरा जा सकता है, जिनके अंदर कुछ भरा जा सकता है, यानी कि उनका आयतन होता है, उनके पास में वॉल्यूम होती है। जैसे कि ये आपका घनाभ है, और घनाभ की एक वॉल्यूम होती है कि माचिस के डब्बे में आप माचिस की तिल्लियां भर देते हो। इसी तरीके से ये आपको वृत्त दिखाया गया है या गोला? अगर यहाँ पर हम ऐसे बना दे और ऐसे बना दे और पूछे कि बताइए वृत्त है या गोला, तो आप कहोगे सर ये वृत्त दिख रहा है। लेकिन पर अगर आपको इसको गोला बताना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये गोला है। अब गोला क्या होता है? ये आपकी फुटबॉल है, ये आपकी वॉलीबॉल है, ये आपकी क्रिकेट की कोक्सो की बॉल है। तो आप इनके अंदर हवा भर सकते हो, इंजेक्शन से पानी भर सकते हो, यानी कि कुछ ना कुछ भर सकते हो ना। यानी कि इनके पास में आयतन है। और आपको यहाँ पर क्या दिखाया गया? एक शंकु दिखाया गया है, टोपी। यानी कि जो बर्थडे कैप लगाते हो, अगर आप उसको उल्टी कर दे तो इसके अंदर आप टोफियां भर सकते हो नहीं भर सकते हो? आप कहोगे सर भर सकते हैं। यानी कि जिनके अंदर हम कुछ भर सकते हैं, वो हमारी 3D फिगर्स होती है। अब आप बताओ 2D फिगर्स में और 3D फिगर्स में अंतर समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें 2D और 3D फिगर में अंतर समझ में आ गया है। यानी कि ये कुछ आकृतियां जो 3D शेप की है, जैसे कि एक बॉल है, इसके अंदर हवा भरी हुई है। ठीक है।
ये एक जार हमें दिखाया गया है, इसके अंदर हम पेन पेंसिल रबड़ कुछ भी भर सकते हैं। ये मार्कर है जिसके अंदर पहले से ही इंक भरी हुई है, या फिर इसके अंदर एक रुई भरी होती है जिसके अंदर इंक भरी होती है। यानी कि हम 3D आकृतियों के अंदर कुछ चीजें भर सकते हैं। चलिए, सभी को समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। यानी कि अब हम पढ़ेंगे जो हम 2D फिगर्स पढ़ रहे थे अभी। 2D फिगर्स कौन सी? यानी कि त्रिभुज के बारे में बात हुई कुछ महत्वपूर्ण फिगर में, दूसरा हमारी चतुर्भुज के बारे में बात हुई, और तीसरा हमारी वृत्त के बारे में बात हुई। यानी कि अब हम सीखेंगे कि इनका परिमाप और इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यानी कि सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। फिर हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे कि परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है। और वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल तो हमने चैप्टर नंबर 10 में वृत्त में खूब पढ़ा है। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं जल्दी से। सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लेंगे कि अब हम पढ़ेंगे पेरीमीटर के बारे में। क्या पढ़ेंगे अब हम? पेरीमीटर। यानी कि अब हम पढ़ेंगे परिमाप के बारे में। ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लेंगे, परिमाप क्या होता है। ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे कि परिमाप क्या होता है, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है। आप देखिए कि एक बंद आकृति, यानी कि सबसे पहले तो आकृति क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। एक बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई, अब ये सीमा वर्ड आ गया है कि एक आकृति बंद होनी चाहिए, उसमें भी एक वर्ड लिखा हुआ है सीमा, यानी कि उसकी सीमा की कुल लंबाई। अब ये सीमा क्या होता है? यानी कि सीमा की कुल लंबाई उसका परिमाप होता है। अगर आप सीमा को समझो तो इंग्लिश में इसको बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाउंड्री बोलते हैं। अब बाउंड्री क्या होता है आप समझ लो। मान लो आपके घर के पास में कोई खाली प्लॉट है, तो आपने ये वर्ड हमेशा सुना होगा कि चलो इसकी बाउंड्री करा देते हैं। बाउंड्री का मतलब है कि जो खाली प्लॉट है आप उसके चारों तरफ दीवार बनवा रहे हो। बाउंड्री का मतलब क्या है? कि जो खाली प्लॉट है आप उसके चारों तरफ दीवार बनवा रहे हो। लेकिन पर दीवार कहाँ बनवा रहे हो बाउंड्री के लिए? यानी कि आपने सिर्फ उसके बाहरी क्षेत्र पर ही तो दीवार बनवाई है। यानी कि एक सीमा कहलाती है। यानी कि बाउंड्री क्या होती है? सीमा होती है। और इसकी जो कुल लंबाई होगी, कुल लंबाई का मतलब क्या है? कि आपने यहां से चलना शुरू किया, आपने प्लॉट के यहां से चलना शुरू किया, पहले आप यहां गए दूसरे कोने पे, फिर आप यहां गए, फिर यहां से यहां आए, और फिर यहां से यहां गए। यानी कि आपने जहां से चलना शुरू किया आप वहीं आ गए। यानी कि ये क्या कहलाएगी? आपकी चली गई दूरी। यानी कि आप उसको कहोगे कुल दूरी, यानी कि कुल लंबाई, या फिर चली गई दूरी, वो क्या कहलाती है? आपकी सीमा कहलाती है। यानी कि इस सीमा की जो कुल लंबाई होगी वो उसका परिमाप कहलाती है। अगर आप इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन समझो, या हिंदी में डेफिनेशन समझो, या फिर आप समझो आसान भाषा में इसको क्या कहते हैं, तो आप आसान भाषा में इसको कहते हो सर जो बंद आकृति होती है ना, सर जो बंद आकृति होती है उसकी हम सभी भुजाओं का मान, अगर सभी भुजाओं को जोड़ दे, सभी भुजाओं को क्या कर दे, सभी भुजाओं को जोड़ दे, तो जो हमारा निकल कर आएगा वो परिमाप निकल कर आएगा। यानी कि सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, यानी कि एक बंद आकृति की सभी भुजाओं को अगर आप जोड़ दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? परिमाप का मान आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि एक त्रिभुज है ए बी सी। अगर आप इसकी सभी भुजाओं को जोड़ दे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? आपके पास में त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। ठीक है। यानी कि आप ये यहां देख सकते हो कि आपने क्या करा, आप पहले ए से बी गए, फिर आप बी से सी गए, और फिर आप सी से ए गए। तो यानी कि आप कह सकते हो जो त्रिभुज का परिमाप है वो तीनों भुजाओं का योग है। और आपको स्टार लगा के लिखना है बच्चे कि जो परिमाप होता है वो हमेशा इकाई मात्रक में लिखा जाता है। इकाई मात्रक का मतलब क्या है? अगर दे दे कि इसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है, और एक 4 सेंटीमीटर है, तो जो इसका परिमाप होगा वो क्या होगा? आपने कहा सर 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, यानी कि 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9। अब 9 के आगे क्या लिखे? जल्दी से सही बच्चे लेकर भेजेंगे कि 9 के आगे क्या लिखे। सेंटीमीटर की पावर 3 लिखें, सेंटीमीटर लिखें, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, क्या लिखें? यानी कि सभी बच्चों को पता है कि सर जो परिमाप होता है, सर जो परिमाप होता है वो किस में निकाला जाता है? वो सर इकाई मात्रक में निकाला जाता है। यानी कि जो भी मात्रक भुजा का दिया गया है आप उसी को लिख सकते हैं सेंटीमीटर। ठीक है। यानी कि इकाई मात्रक, ना तो आप इसका वर्ग करोगे ना ही आप इसका घन करोगे। ठीक है। चलिए, अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यानी कि यहां पर हमें कुछ और उदाहरण दिखाए गए हैं। जैसे कि आप इसे चतुर्भुज को देख पा रहे हो, आप इस चतुर्भुज को देख पा रहे हो। अगर आप इस चतुर्भुज में देखोगे तो आप अगर इसका परिमाप निकालोगे तो आप कहोगे सर पी से क्यू को जोड़ दो, क्यू से आर को जोड़ दो, आर से एस को जोड़ दो, और एस से पी को जोड़ दो।
यानी कि अगर आप इसकी चारों भुजाओं को जोड़ दोगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। और परिमाप किस में आएगा? अगर सर इसकी चारों भुजाएं मीटर में दे रखी है तो परिमाप सर मीटर में आ जाएगा। इसी तरीके से एक पंचभुज है, पंचभुज की आज आप सभी भुजाओं को जोड़ दो, और मान लेते हैं कि अगर इसकी सभी भुजाएं सेंटीमीटर में दे रखी है तो इसका परिमाप किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना सभी को समझ में आ गया ना? सभी बच्चे अपना कैमरा और माइक बंद करके बैठेंगे, कोई भी बच्चा अपना कैमरा और माइक ओपन करके नहीं बैठेगा। कॉपी किताब लेकर बैठो, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो जल्दी से वाई टाइप करके भेजो, फिर हम आपको क्षेत्रफल एरिया के बारे में पढ़ाते हैं जल्दी से। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करके भेजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया है? ठीक है बच्चे, जिस बच्चे ने लाल बाबू साहू के नाम से क्लास ज्वाइन की है वो एक बार माइक ओपन करके बताइए बच्चे, क्या चीज समझ में नहीं आई है? सर ये एक बार ये दोबारा से रिपीट कर दीजिए। ठीक है ठीक है, माइक बंद करेंगे सभी बच्चे। देखिए, हमने परिमाप के बारे में पढ़ा था कि परिमाप क्या होता है। तो सभी बच्चे एक बार फिर से रिवाइज कर लो कि एक तो हमारे पास में आकृति बंद होनी चाहिए, और जो भी आकृति बंद है आप उसकी सभी की सभी भुजाओं को जोड़ दो। जैसे कि आपको यहाँ पर एक पंचभुज बना के दिखा दे हम, और पंचभुज बनाने के बाद आपसे कहे कि जो इसकी भुजाएं हैं वो सभी की सभी भुजाएं 2 सेंटीमीटर की है, बताओ इसका परिमाप कितना होगा? तो आपने कहा सर पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं, तो जो परिमाप होगा सभी भुजाओं को जोड़ दो, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो परिमाप होता है, हमें दो चीजें याद रखनी है सिर्फ परिमाप में, कि सभी भुजाओं को जोड़ दो, एक नंबर आ जाएगा, और फिर उसके आगे इकाई क्या लिखे, मात्रक क्या लिखे, यूनिट क्या लिखे। तो जो भी लंबाई की यूनिट दे रखी है वो आप यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, अब सभी को समझ में आ गया है ना? बताइए एक बार जल्दी से बच्चे। चलिए, अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, कि क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। यानी कि क्षेत्रफल एक बंद आकृति द्वारा, यानी कि आकृति कैसी होनी चाहिए? आकृति बंद होनी चाहिए। यानी कि एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग, यानी कि उसने तल में कितना भाग घेरा है या कितना क्षेत्र घेरा है, वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। मान लेते हैं कि आपने ड्राइंग तो सभी ने की होगी, कि ये आपके पास में एक आर्ट का पेज है, यानी कि एक ड्राइंग का पेज है, आर्ट का पेज, और आपने यहाँ पर 3 सिक्के रख दिए, एक 2 का सिक्का, एक 10 का सिक्का, और एक 50 पैसे कभी आते थे छोटे से, वो रख दिए। और अब आपने क्या किया? आपने अपना टूथ ब्रश जो होता है दांत साफ करने वाला ब्रश, उसको रंग में भिगाया, और आपने सभी जगह छींटे लगाने शुरू कर दिए, सिक्के रखे हुए। जब आप इन सिक्कों को हटाओगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? कुछ ऐसा डिजाइन दिखाई देगा, यानी कि सिक्कों के अंदर पेंट नहीं गया होगा। ठीक है, यानी कि जब आप सिक्कों को हटाओगे तो ये जगह आपको खाली दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि इन सिक्कों ने इस तल के अंदर इतना स्पेस घेर रखा था, और उस उन्होंने रंग को अपने अंदर नहीं जाने दिया। यानी कि जब आप सिक्कों को हटाकर देखोगे तो आपको ये सारा का सारा क्षेत्र सफेद दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सिक्कों ने, सिक्के कैसी थी? बंद आकृति थी, उन्होंने तल के अंदर कुछ भाग घेर रखा था, कुछ क्षेत्र घेर रखा था। कौन सा क्षेत्र? जो अब आपको साफ दिखाई दे रहा हुआ क्षेत्र है। या फिर आप इसका उल्टा समझ सकते हो कि आपके पास में एक मेज है, यानी कि आपके पास में एक सफेद रंग की मेज है, और उस सफेद रंग की मेज के ऊपर आपने काले रंग की एक डायरी रख दी है। तो अब आप देखोगे, ये जो डायरी का घेरा हुआ क्षेत्र है ये कहलाएगा डायरी का क्षेत्रफल। यानी कि इसने जितना भी भाग घेर लिया है मेज का, ये क्या कहलाएगा? इस डायरी का क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी कि किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया जो भाग होगा वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर इतना आप सभी को अगर समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया। वेरी गुड। अब आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज दिखाया गया है, तो इस चतुर्भुज के अंदर का जो भी भाग होगा ये क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। आपको एक स्टार लगाकर बिंदु लिख लेना है कॉपी के अंदर, कि जो क्षेत्रफल होता है हमेशा वो वर्ग इकाई मात्रक के साथ लिखा जाता है। यानी कि जो क्षेत्रफल आएगा, आपने पढ़ा भी था वर्ग इकाई, यानी कि क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो क्षेत्रफल होता है जब उसकी इकाई लिखी जाती है तो उसके ऊपर हमेशा घात 2 लगाई जाती है। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं, सिर्फ इतना समझो। लास्ट क्लास में आपसे पूछा गया था कि बताइए इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमने कहा था कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लो,
बच्चे माइक बंद, कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आपने कहा सर लंबाई 8 मीटर दिख रही है, 8 मीटर, गुणा सर चौड़ाई 2 मीटर दिख रही है, 2 मीटर। तो 8 दूनी कितने होते हैं, 16। अब ये क्षेत्रफल है, तो ये कितना आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया कि जो क्षेत्रफल की इकाई होगी वो मीटर स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि लंबाई यहाँ पर और चौड़ाई यहाँ पर किसमें थी, मीटर में थी। समझ में आ गया सभी को? अगर सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की इकाई समझ में आ गई है। चलिए, अगर सभी को इतना समझ में आ गया है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ और उदाहरण दिखाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है, यानी कि जो घेरा गया भाग है, क्षेत्र है, वो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है। और जो क्षेत्रफल, अगर इसकी लंबाई सेंटीमीटर में है, तो आपको किस तरह से जो क्षेत्रफल आएगा वो सेंटीमीटर के वर्ग में आएगा, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक पंचभुज दिखाया गया है, यानी कि इस पंचभुज के द्वारा घेरा गया स्थान इस पंचभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। और अगर इस पंचभुज की सभी भुजाएं मिलीमीटर में हैं, तो जो क्षेत्रफल आएगा वो मिलीमीटर के स्क्वायर में आएगा। ठीक है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से आपके सामने एक प्रश्न दिखाया गया है, आप इस प्रश्न को हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, क्योंकि हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद। ठीक है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न को हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको जल्दी से कीजिए पोल सेक्शन के अंदर वोट। तो आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए चतुर्भुज, सॉरी, नीचे दिए गए त्रिभुज का परिमाप बताइए कितना होगा। यानी कि आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है और पूछा गया है कि बताइए इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल गिवन बिलो। कि जो नीचे आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, बताइए इस ट्रायंगल का परिमाप कितना होगा। वेरी गुड, बहुत आसान है। सही बच्चे जल्दी से इस त्रिभुज का परिमाप निकालिए, और परिमाप निकालने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, वो भी इस प्रश्न को जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। जैसे ही आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा, तो आप जल्दी से अपना सही ऑप्शन भेज देना कि आपकी तरफ से ये वाला ऑप्शन सही है। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे। सभी बच्चे, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। यानी कि आप समझ गए हो कि प्रश्न सभी का हल हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों ने अगर वोट कर दिया है तो, मतलब ज्यादातर बच्चों ने वोट कर दिया है, तो सभी का हल हो जाना चाहिए। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। बाकी बचे हुए बच्चे जल्दी से, जिनके पास में पोल का ऑप्शन आता है, वो जल्दी से वोट कीजिए पोल सेक्शन के अंदर। और अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। और अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। और अब जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर, क्योंकि अब आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, बाकी बच्चे भेजिए अपना आंसर। बाकी बच्चे भी भेजिए अपना आंसर। ठीक है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। अगर टाइप करके भेज रहे हो तो जल्दी भेजो, जल्दी जल्दी। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाया गया है, और आपसे पूछा गया है कि दिए गए त्रिभुज का परिमाप बताइए कितना होगा। तो ये ए है, मान लेते हैं त्रिभुज का शीर्ष बी है, और ये सी है। तो जो इसका परिमाप होगा क्या होगा, कि ए से गए बी पर, प्लस बी से गए सी पर, प्लस सी से गए ए पर। यानी कि आप त्रिभुज की सभी भुजाओं को जोड़ दो। परिमाप क्या होता है, यही तो होता है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ फिगर, ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। यानी कि आप क्या करें, सभी साइडों को जोड़ दें। आपने कहा सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सभी के मान भर देते हैं। ए बी का मान कितना हो गया, 5.5, प्लस बी सी का मान कितना हो गया, 4.5, प्लस ए सी का मान कितना हो गया, 7। और आप जानते हो कि जो परिमाप होता है सभी सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो आपने कहा सर जो परिमाप होगा वो किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। चलिए जोड़ देते हैं सभी को। 5.5 प्लस 4.5 कितना हो गया, 10, और 7, 17।
यानी कि सर आंसर तो आएगा 17 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी भुजाएं सेंटीमीटर में थी। अब देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। कुछ बच्चों ने तो 17 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया, क्योंकि उनका 17 तो आया, लेकिन पर उन्होंने ये नहीं देखा कि पहले ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चों ने 17 मीटर भी लगाया है, क्योंकि उनको 17 तो दिखाई दिया, लेकिन पर उनको ये नहीं पता लगा कि यहाँ मीटर लिखा हुआ है। और 17.5 तो हो ही नहीं सकता, यानी कि जो आपका सही आंसर है वो कौन सा है, 17। और उसके साथ में क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर। ठीक है, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे को नहीं आया है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके भी बता सकते हैं सर हमें यहाँ पर डाउट है। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए, वेरी गुड। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो आपकी स्क्रीन पर एक और पर्सन आ गया है, और ये पर्सन बहुत अच्छा है। तो आप क्या करें, इसको हल करने की कोशिश करें। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, आप इसको हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, जल्दी से। आपको स्क्रीन के ऊपर एक प्रश्न दिखाया गया है कि नीचे दी गई आकृति ABCEDA का परिमाप बताइए कितना होगा, जहां पर ABCD एक आयत है। तो यहाँ पर आपको एक आकृति दिखाई गई है, और आकृति में आपसे पूछा गया है कि बताइए इस आकृति का परिमाप कितना होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करें, और सभी बच्चे जिनके पास में पोल ऑप्शन आता है वो भी, और जिनके पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है वो इसको हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है उनके लिए हम चैट सेक्शन ओपन कर देंगे पोल सेक्शन को बंद करके। ठीक है, चलिए। अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को अगर हल कर चुके हैं तो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। जल्दी से सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करेंगे, हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। चलिए सभी बच्चे, अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ चैट सेक्शन के अंदर, और अपना सही आंसर भेजिए जल्दी से। बाकी बच्चे भी जल्दी से भेजेंगे। चलिए, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। वैसे तो सभी का आंसर आ गया है, वैसे तो सभी का आंसर आ गया है। हम एक बार फिर भी बता देते हैं, एक दो बच्चों का पोल सेक्शन के अंदर गलत हो गया था। देखिए, यहां पर पूछा गया कि बताइए इस आकृति का परिमाप कितना होगा अगर ABCD एक आयत है। जानते हो, अगर आप ABCD एक आयत है तो आप एक चीज जानते हो कि आयत की आमने सामने की भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो आप कहोगे सर सामने वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब एक बात आप हमें बताइए, ये तो हमने लिख दिया कि सामने वाली भुजा 5 सेंटीमीटर होगी। अब जो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सर बाहर की जो भुजाएं हैं, यानी कि जो बाहर की सीमा, यानी कि आप ई से जाएंगे डी पर, डी से जाएंगे ए पर, ए से जाएंगे बी पर, बी से जाएंगे सी पर, और सी से जाएंगे ई पर। ये आपका परिमाप कहलाएगा। परिमाप के अंदर, परिमाप के अंदर कभी भी अंदर की भुजाएं नहीं आती। कौन कौन सी भुजा नहीं आएगी, ना तो आपकी सी से लेकर डी तक की दूरी आएगी, ना ही आपके अगर कोई और भुजाएं होती, जैसे कि ए से सी को जोड़ दें, डी से बी को जोड़ दें, ए को
ए बी से जोड़ दें, तो जो अंदर की भुजाएं होती हैं वो कभी परिमाप में नहीं आती। क्यों नहीं आती? मान लो आपका एक घर है, अगर आपसे पूछा जाए बताइए आपके घर का परिमाप कितना है, तो आप सिर्फ अपने घर के चारों तरफ घूम कर आ जाओगे और बता दोगे कि हमारे घर का ये परिमाप है। परिमाप का फर्क कभी नहीं पड़ता, परिमाप कभी नहीं बदलता कि आपका घर 1 मंजिल का है, 2 मंजिल का है, 3 मंजिल का है या 4 मंजिल का है। यानी कि सिर्फ आपको अपने घर के चारों तरफ चक्कर लगा कर आना है और बता देना है कि हमारे घर का इतना परिमाप है। घर के अंदर कितने कमरे हैं? 1 कमरे है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन सभी चीजों से कभी परिमाप पे फर्क नहीं पड़ता। आप घर के अंदर छोटे छोटे 10 कमरे बना लो, चाहे और छोटे छोटे 20 कमरे बना लो, यानी कि सिर्फ आपको घर के चारों तरफ घूम कर आना है और बता देना है कि घर का परिमाप कितना है। यानी कि अंदर की जो भुजा इसके अंदर दी गई है हमें, कौन सी भुजा दी गई है अंदर की? जो अंदर की भुजाएं हमें दी गई है इनका कोई मतलब नहीं है, यानी कि सीडी का कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे इस आकृति का परिमाप पूछा गया है तो आप कह दोगे सर इस आकृति का जो परिमाप होगा वो कितना होगा? आपने कहा सर ई से डी गए ए डी, प्लस डी से ए गए डी ए, प्लस ए से बी गए ए बी, प्लस बी से सी गए बी सी, प्लस सी से ई पर गए सी ई। आप सभी का मान भर दीजिए, यानी कि ईडी का मान 4, डी ए का मान 5, ए बी का मान 8, बी सी का मान 5 और सीई का मान 3.5। जब आप इन सभी को लिखकर जोड़ोगे आपको दिखाई दे रहा है कि सभी की सभी जो भुजाएं हैं वो सेंटीमीटर में। और आप जानते हो कि परिमाप किस में आता है? परिमाप एक इकाई में आएगा, यानी कि कितना हो गया? 5 4 9, 9 8 17, 17 और 5 22, और 22 और 3 25.5 सेंटीमीटर। अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए सर हमें यहाँ पर परिमाप निकालना नहीं आया है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है? वेरी गुड। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब आप जल्दी से लिखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स। यानी कि अभी तक तो हम आकृतियों का परिमाप पढ़ रहे थे। आकृति कैसी भी हो सकती थी, आकृति चतुर्भुज भी हो सकती थी, आकृति अभी जो आपको दिखाई गई थी वो पंचभुज जैसी थी, यानी कि कुछ भी आकृति हो सकती थी। लेकिन पर अब हम पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि त्रिभुजों का परिमाप के बारे में। ठीक है, अच्छा आप एक बार हमें बताइए, परिमाप निकालते वक्त, परिमाप निकालते वक्त हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? आप कहोगे सर हमें भुजाओं की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि भुजाओं का जोड़ ही तो परिमाप होता है। आप एक बात बताइए हमें, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, 10 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं बताइए? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? सभी बच्चे बताएंगे, सिर्फ एक ही बच्चे ने बताया अभी तक, बाकी सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? ठीक है, यानी कि आपको याद है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज पांच, सॉरी 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो? आपको याद है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। क्योंकि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज आपको पता लग गया होगा, यानी कि जो परिमाप होता है ये आपको पता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की कुल लंबाई त्रिभुज का परिमाप होती है। अगर हमारे पास में एक त्रिभुज आ जाए तो हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए प्लस सी प्लस बी, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो त्रिभुज का क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। और मान लेते हैं सभी सेंटीमीटर में है, तो आप जानते हो परिमाप किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। किसकी बात करते हैं हम? समबाहु त्रिभुज की। क्योंकि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, तो अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। अब देखिए समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? सर एक ऐसा त्रिभुज, सर एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर ये मान लो त्रिभुज ए बी सी है और ये हमारे पास में 2 सेंटीमीटर, सॉरी हम दो नहीं लेते, हम ले लेते हैं ये हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो आप कहोगे सर ये समबाहु त्रिभुज है। जरा बताइए कमेंट सेक्शन में इसका परिमाप कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे इसका परिमाप कितना होगा। यानी कि इसका परिमाप होगा 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर।
और आप कहोगे सर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, हम कुछ और बताना चाहते हैं इसके अंदर। अब आप कहोगे सर इसका आंसर तो 21 ही होगा, इसमें नया क्या बताया जाएगा? तो देखो नया ये बताया जाएगा, अगर आपसे कोई कहने लगे कि 7 + 7 + 7 + 7 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5, तो इसका योग कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर जो इसका योग यानी कि जो इसका जोड़ हो जाएगा वो हो जाएगा 35। यानी कि अगर एक ही नंबर को बार बार जोड़ा जाए, अगर एक ही नंबर को, जैसे आप 7 को बार बार जोड़ रहे हो, तो आपने कितनी बार जोड़ा? सर 5 बार जोड़ा। किसको जोड़ा? 7 को जोड़ा। तो आप उसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हो और कह देते हो 5 × 7 = 35। अगर आप एक ही नंबर को, जैसे कि आपने 6 ले लिया, 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने कहा सर 7 बार जोड़ा है, 6 को जोड़ा है, तो कितना हो गया? 42। यानी कि जब एक ही नंबर को आप बार बार जोड़ते हो तो आप उसे गुणा करके जोड़ देते हो। इसी तरीके से जब आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, 1 2 3, और तीनों बराबर ही होंगी, तो आप क्या करोगे? एक ही नंबर को 3 बार जोड़ोगे। यानी कि आप लिख सकते हो जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा वो होगा 3 × भुजा। कितना होगा वो? 3 × भुजा। अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें, जल्दी से, क्योंकि त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, अगर तीनों ही समान होंगी तो आप एक ही नंबर को 3 बार जोड़ोगे, तो आप लिख सकते हैं 3 × भुजा इसका क्या होगा? परिमाप होगा। चलिए अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज को। अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज को। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? आप कहोगे सर एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती है। हमने कहा जो 2 भुजाएं समान है उनको तो हमने हरे रंग से बना दिया, और जो एक भुजा समान नहीं है उसको हमने लाल रंग से बना दिया। यानी कि हमने कहा ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। नाम कितना दे दिया? PQR। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तो आप कहोगे क्या? सर हो सकता है जो समान भुजाएं हैं वो 5 5 सेंटीमीटर की हो और ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर की हो। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे सर 5 + 5 + 7। यानी कि आपने जो समान भुजाएं हैं इन्हें जोड़ना पड़ेगा। यानी कि हमें इस नंबर को 2 बार जोड़ेंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 2 × समान भुजा, जो भुजा समान होती है, प्लस तीसरी भुजा, लिख सकते हैं ना, तीसरी भुजा। यानी कि हमने इसको 7 लिख दिया अभी के लिए। तो हमारे पास में परिमाप आ गया कि सर 2 × समान भुजा, यानी कि जो भुजाएं समान होगी, प्लस जो तीसरी भुजा होगी। ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आए तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है कि 2 भुजाएं जो समान होंगी उनको 2 से गुणा करो, और जो भी आंसर आ जाएगा उसके अंदर तीसरी भुजा को जोड़ देंगे। ठीक है, वेरी गुड, अगर सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक होता है हमारे पास में विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है हमारे पास में? विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है? सर सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। सारी भुजाएं कैसी होती हैं? सर सारी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। दीजिए, हमने भी सारी भुजाएं अलग अलग ले ली, अलग अलग कलर की। तो यह क्या हो गया हमारे पास में? मान लेते हैं इसका नाम हम देते हैं XYZ। कौन सा त्रिभुज है ये त्रिभुज है XYZ। और ये कैसा दिख रहा है? सभी अलग अलग भुजाएं अलग अलग कलर की हैं, तो आप कह दोगे सर ये विषमबाहु त्रिभुज है। और जो इसका परिमाप होगा, सर इसमें कोई भी भुजा समान नहीं होगी, तो आप कह दोगे सर XY। क्या कह दोगे आप? मान लेते हैं इस भुजा को हम X कह देते हैं, या इस भुजा को हम A, इसको B, इसको C कह देते हैं, तो आप कहोगे A + B + C, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। अगर सभी को समझ में आ गया है कि अलग अलग भुजाओं का योग होगा तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम इसको एक बार समझा देते हैं। देखिए लिखा है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इसके अंदर जो परिमाप होता है वो कितना होता है? 3 × भुजा होता है। कितना होता है? 3 × भुजा होता है। ठीक है, अब ये लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि इसकी 2 भुजाएं समान दिख रही हैं। आपने कहा हाँ सर दिख रही हैं 2 भुजाएं समान, तो 2 से गुणा कर दो समान भुजा को, जो भी आंसर आएगा उसके अंदर तीसरी भुजा को जोड़ दो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। स्केलन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, आपको सारी भुजाएं अलग अलग दिखाई दे रही हैं, तो आप क्या करोगे? सभी भुजाओं को अलग अलग जोड़ दोगे।
अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर समझ में आ गया है कि समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज का क्या परिमाप होता है। ठीक है, चलिए, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो अब एक बार जल्दी से अपना होमवर्क लीजिए सभी बच्चे, कि आपका होमवर्क ये रहा सामने स्क्रीन पर, कि आपको एक्सरसाइज 7.1 जो कि पेज नंबर 120 पर है, उसके 1 से लेकर 5 तक के सभी प्रश्न ट्राई करने के आप कर पाओ। होमवर्क है आपका कि आप इनको ट्राई करना, कि आप इनको कर पाओ। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपका ये होमवर्क डिस्कस किया जाएगा। तो सभी बच्चे कॉपी का भी फोटो देख सकते हैं हम, तो कॉपी के ऊपर हल करके रखेंगे। ठीक है।